सुबह सुबह मोबाइल में रिंग हो रहा था। बबलू भैया ने फोन किया था। मेरा दिल एक बार धक से कर गया, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत कर फोन उठाया और कहा, प्रणाम बबलू भैया, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ सुरभि, तुम लोग कैसे हो? विनीत कैसे हैं और अपना बेटू? सभी का हाल चाल लेने के बाद उन्होंने बिना किसी दोषारोपण के कहा, सुरभि अम्मा की बरसी है, प्लीज समय निकाल कर चले आना। अरे हाँ बिल्कुल भैया, मैं जरूर आऊंगी। विनीत और बेटू को लेकर ही आऊंगी। बबलू भैया ने सब हाल चाल लेकर फोन रख दिया। अभी दिमाग स्थिर भी नहीं हुआ था कि आदित्य भैया ने फोन किया और कहा, सुरभि अम्मा की बरसी है, आ रही हो ना? हाँ भैया, अभी बबलू भैया ने फोन किया था, मैं शाम को विनीत आएंगे तो उनसे बात कर लेती हूँ। आना तो पक्का ही है। मैंने कहा, मैं फोन रखता हूँ। आदित्य भैया ने कहा, मुझे ऐसा लगा कि आदित्य भैया को बबलू भैया का नाम लेना अच्छा नहीं लगा। मेरे दिल में एक अजीब सी टीस उठ गई। एक उंगली जख्मी होता है तो पूरा हाथ को भी दर्द होता है। पता नहीं ये कैसा समय आ गया है। कैसे कहानी और फिल्मों में जो कहानियाँ चलती थी, अब वह मेरे मायके में हो रहा था। वही पुरानी कहानी, जायदाद का बंटवारा। अम्मा कहती थी, मेरे दो राम लखन। आज ये दोनों राम लखन एक छोटी सी जमीन को लेकर लड़ने मरने को तैयार थे। अम्मा इस दुनिया में नहीं थी, रहती भी तो क्या झगड़ा निपटा सकती थी? मेरी समझ में नहीं आता। पापा ने घर का बंटवारा 2 हिस्सों में पहले ही कर दिया था। एक छोटा सा अंगना जिसमें फूलों के मौसम में पापा फूल लगाया करते थे और सर्दियों के मौसम में वह साग, धनिया, लहसुन आदि का उद्गम स्थल बन जाता था। न जाने पापा के दिमाग में क्या आया होगा, उस छोटे से प्लॉट का बंटवारा किया ही नहीं। पापा ने क्या सोचा होगा, यह तो वही जाने। बबलू भैया से लेकर मेरी शादी, बच्चों की छठी जन्मदिन, यहाँ तक कि माँ पापा की श्राद्ध और त्रयोदशी का भी वह हानगन ही गवाह रहा है। उस छोटे से जमीन को लेकर दोनों भाइयों के दिलों तक दरार पहुँच गई। अब विनीत मेरे मायके में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे, वह न्यूट्रल ही रहा करते थे। इस समय भी वह मेरे साथ चलने को तैयार नहीं थे। उन्होंने काम का बहाना बनाया और कहा, सुरभि तुम्हें अकेले ही चले जाना चाहिए, मैं ड्राइवर को साथ लगा देता हूँ। ठीक है, मैंने भी इतना ही जवाब दिया, क्योंकि मैं भी नहीं चाहती थी वहाँ की आग विनीत तक या उनके परिवार तक पहुँचे। अपने ख्यालों में खोए में कब घर पहुँच गए मुझे ख्याल ही नहीं आया। वही घर जिसे मैं अपना कहती थी। मायका यही शब्द जिसका भरोसा एक व्याहता नारी सबसे ज्यादा समझ सकती है, आज पराया सा लग रहा था। घुसते ही माँ पापा की तस्वीर मुँह चिढ़ा रही थी। माँ की बरसी थी तो भाई भाभी और घर के सारे लोग पूजा पाठ में ही व्यस्त थे। मेरी तरफ ज्यादा ध्यान किसी का भी नहीं था। मैं उसी आंगन में उतर कर चली गई जो आज युद्ध का मैदान बना हुआ था। वह पहुँचते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। अभी भी कोने में सहमे से बेला और सुरमई के फूल लगे हुए थे। उसी आंगन को गवाह बनाकर मैंने अपने हाथों में सुहाग चूड़ा पहनकर उस घर से विदाई ली थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। तभी बबलू भैया की नजर मुझ पर पड़ी। उन्होंने बड़े प्रेम से मेरा स्वागत किया। पूजा पाठ संपन्न होने के बाद रात में जब सब लोग एक साथ बैठे तब बबलू भैया ही कहा, सुरभि इस झगड़े की सारी जड़ हानगन ही है। हम दोनों भाइयों ने ये फैसला किया है कि अब पूरा घर ही हम बिल्डर को दे रहे हैं। वह यहाँ एक बड़ा सा मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स बनाएगा और उससे लगे हुए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, जिसमें से 3-3 फ्लैट हमें मिल जाएगा। सारी लड़ाई खत्म। आदित्य भैया ने भी इस बात का समर्थन किया और दोनों भाभियों मुस्कुराते हुए मौन स्वीकृति दे रही थीं। मैं क्या कहती मेरी समझ में नहीं आया, क्योंकि लड़कियां तो मायके में पराया धन होती है। अब वह घर कहाँ रह गया? एक मायका था, पराया हो गया। मैंने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ भैया ये बिल्कुल सही रहेगा, लेकिन मेरे अंदर की टीस अब और ज्यादा गहरी हो गई थी। वहाँ से लौटते हुए मुझे लगा अब कहाँ रह गया मायका। माँ पापा की यादें, मैं अपने बचपन की यादें सबको अपने जहन में समेट आई हूँ। विनीत की नजर पड़ने से पहले ही मैंने अपने आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।